हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस का प्रैक्टिस सेशंस। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे कुछ हफ्ते पहले ही मैंने आपको अपने खुद के ही चैनल पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स करवाया था जो कि अराउंड 15 आवर्स का था एंड इट वाज स्प्रेडेड ओवर 10 वीडियोस। आई होप कि आप सभी को वो पसंद आया होगा। बहुत सारे कमेंट्स भी आए मेरे पास एंड बच्चों को ये पसंद आया भी एंड बेनिफिट भी उठाया उसने उन लोगों ने उन वीडियोस का। इसीलिए मैं लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए मेंस का प्रैक्टिस सेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, आज के सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको पता होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। एंड आप हम लोग क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आकाश, सीमा, जतिन, एक एज रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 भी। लेट मी डू वन थिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना टैबलेट ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ सो दैट एक कैमरा के साथ भी आप लोगों के साथ भी एक कांटेक्ट बना रहे, अदरवाइज उस तरफ देखने से फिर एक फ्लो भी ब्रेक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन इंफॉर्मेशन तो दिया ही हुआ है आपके सामने। ठीक है, कॉमन इंफॉर्मेशन। अब साथ में स्टेटमेंट 1 में भी कुछ इंफॉर्मेशन है और स्टेटमेंट 2 में भी कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट 1 के इंफॉर्मेशन से जो गिवन क्वेश्चन है फाइनल, आप देख लो फाइनल गिवन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा। तो अगर स्टेटमेंट 1 के गिवन क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम लोग ऑप्शन ए मार्क करेंगे। और अगर 2 से ये सॉल्व हो जाता है, सिर्फ 2 से ये सॉल्व हो जाता है तो हम लोग ऑप्शन बी मार्क करेंगे। अगर दोनों से ही अलग अलग तरीके से ये सॉल्व हो जाता है तो हम लोग ऑप्शन सी मार्क करेंगे। दोनों को मिला के अगर सॉल्व होता है तो फिर ऑप्शन डी मार्क करेंगे। और ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर सक्षम नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए तो हम लोग ऑप्शन ई मार्क करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा जो ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है क्वेश्चंस का। जो लोग एकदम बिगिनर्स हो उनको करके मजा आएगा बहुत। ठीक है, और जो जिन लोगों को पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करने पे हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग। मतलब कैसे हम लोग, सबसे पहले हमको ना क्या करना है, हमको कॉमन इंफॉर्मेशन का एक लिस्ट बनाना है। क्या बनाना है? कॉमन इंफॉर्मेशन का लिस्ट बनाना है। कॉमन इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है? आकाश इज यंगेस्ट अमंग सीमा, आकाश एंड जतिन। तो आकाश छोटा है सबसे, चलो कोई नहीं, ये तो सही है कि आकाश सबसे छोटा है। किससे किससे? जतिन और सीमा से छोटा है। और इंफॉर्मेशन क्या है? द एज गैप बिटवीन आकाश एंड जतिन इज नॉट मोर देन 8 ईयर्स। यानी अगर मैं जतिन माइनस आकाश करूं तो इसका ये जो वैल्यू आएगा ये लेसर और इक्वल टू 8 आएगा। ये लेसर और इक्वल टू 8 आएगा। ये गैप 8 से ज्यादा नहीं जाएगा। यानी इससे मैं ये तो लिख सकता हूं ना कि जतिन का एज लेसर और इक्वल टू आकाश प्लस 8 है। ठीक है, ये हो गया। ओके, और क्या है? इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज एक्स स्क्वायर ईयर्स। ठीक है, कि आकाश का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स स्क्वायर ईयर्स है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया अपना प्रेजेंट एज। राइट, क्लियर है, एकदम सिंपल है। चलो अब चलते हैं कि स्टेटमेंट 1 में हमको क्या इंफॉर्मेशन और दे रखा है। ओके, सीमा इज 10 ईयर्स ओल्डर देन जतिन। सीमा जतिन से 10 साल बड़ी है। एंड 4 ईयर्स अगो शी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज आकाश। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक पूरा एक चार्ट बनाने के बारे में सोचेंगे सो दैट पूरा सब कुछ क्लैरिटी बना हुआ रहे। ठीक है, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, आप लोग देखते रहो। जो लोग कर पा रहे हो ऑब्वियसली ट्राई करो आप लोग। आकाश, फिर जतिन एंड फिर सीमा। ठीक है, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है कि आकाश सबसे छोटा है, फिर जतिन, फिर सीमा। कैसे पता चला कि जतिन इज यंगर देन सीमा? क्योंकि स्टेटमेंट 1 में ये एक इंफॉर्मेशन था।
ठीक है, स्टेटमेंट 1 में एक इन्फॉर्मेशन था, उस हिसाब से मैंने लिखा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही मान के चलो। अच्छा, तो यहां पे हम लोग जो पूरा एक ऑर्डर बनाने वाले हैं वो क्या होगा कि एक तो हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट एज का एक सिनारियो, ठीक है, फिर यहां पे जैसे बोला है कि 4 साल पहले भी कुछ ना कुछ हो रहा था, तो ये -4 years, यानी 4 साल पहले भी हम लोग जाने वाले रहेंगे। अरे यार क्या हो रहा है ये, पता नहीं यार क्या हो गया यहाँ पे। ओके, चलो अभी लिखते हैं, हम लोग एक एक करके लिखते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है आकाश का, प्रेजेंट एज तो भाई x² है। अब यहां पे क्या बोला है, 4 साल पहले, 4 साल पहले शी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज आकाश। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आकाश का 4 साल पहले का एज निकालूं तो ये आएगा x² - 4, और सीमा का अगर मैं 4 साल पहले का एज लिखूं तो वो आएगा ट्वाइस x² - 8। ठीक है, तो 4 साल पहले सीमा का एज यही होगा, आकाश का 4 साल पहले जो एज था उसका दुगना, उसका डबल, राइट, ग्रेट। अच्छा, अब अगर मैं प्रेजेंट एज निकालूं, अगर मुझे प्रेजेंट एज निकालना है तो मुझे तो फिर 4 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो पीछे चला गया ना, समझ में आ रहा है, मैं पीछे चला गया, मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा 2x² - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है प्रेजेंटली, प्रेजेंटली क्या है, सीमा इज 10 years ओल्डर देन, सीमा जतिन से 10 साल बड़ी है, तो जतिन 10 पीछे जाएगा, इससे -10 होगा, जतिन 10 पीछे जाना पड़ेगा जतिन को, तो 2x² - 14, 2x² - 14। इतना सा इंफॉर्मेशन था, इतना सा इंफॉर्मेशन था जो हमको 1 से मिला। यहां पे मैं नंबर 1 मार्क कर दूं, स्टेटमेंट 1 से मुझे इतना सा इंफॉर्मेशन मिला, राइट। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट 1 के इंफॉर्मेशन को मैं और कैसे यूज कर सकता हूं, देखो मैं और कैसे यूज कर सकता हूं कि यहां पे एक रिलेशन है, जतिन इज लेसर और इक्वल टू a+8, ठीक है, तो जतिन का एज कितना है, प्रेजेंट एज देख लो, प्रेजेंट एज कितना है जतिन का, 2x² - 14, अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, 2x² - 14, राइट, और ये लेसर इक्वल टू है, ये लेसर इक्वल टू आकाश +8, थोड़ा सा मेरा पेंटअप दिक्कत दे रहा है यार, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो, लेसर इक्वल टू आकाश +8, तो आकाश क्या है x² + 8, राइट, हो गया। अब इसको देखो, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कि x² इज लेसर इक्वल टू 22, x² इज लेसर इक्वल टू कितना आएगा 22 आएगा, हाँ। अब x क्या क्या हो सकता है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको लगेगा, यहाँ पे आपको लगेगा कि x तो 1 भी हो सकता है, x तो 2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, 5 तो नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि देखो अगर x1 होता है ना, अगर x1 होता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे बिठाएंगे, 2x² - 14, ये तो माइनस में आ जाएगा, तो x1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 14 से बड़ा होना चाहिए, ये भी आप देखो, सॉरी आई मीन 14 से ओवरऑल बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करके फिर 14 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं x3 भी दिया, ठीक है ना, अगर मैं x3 देता हूं तो 3² तो 9 होगा, 9 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 माइनस 14, हाँ चलो, ये 3 तो निकल रहा है, x3 हो सकता है और x4 हो सकता है, राइट, x3 हो सकता है और x4 हो सकता है, इतना निकल गया। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है। अच्छा, तो फिर सीमा का प्रेजेंटेज निकलेगा क्या, यहां पे देखते हैं। अगर मैं x को देखो, x1 और 2 तो नहीं होगा क्योंकि जतिन का एज में यहाँ पे 14 से छोटा आ रहा है वैल्यूज, इतना समझ में आ गया सबको, x1 बैठाएंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 14 नहीं होगा, 2 बैठाएंगे तो 2² 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 14 नहीं होगा, 3 बैठाएंगे तो 3² 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 18 माइनस 14 कितना होगा, 18 माइनस 14 कम ऑन 4 होगा, ठीक है। और अगर मैं x3 यहां पे बैठाऊंगा, 3² 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस
4 14, तो 14 और 4 हो गया, बट यहां पे एक्स स्क्वायर तो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये फंस गया ना। देखो, तो फिर इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स 3 भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आप सभी को? 1 और 2 तो जतिन का एज देख के कैंसिल कर दिया आपने। 3 देखो, अगर मैं 3 बैठाता हूं यहां पे, तो जतिन का एज 4 निकलता है, ठीक है, चलो एक नंबर निकला। बट आकाश का एज 9 निकलता है, आकाश तो सबसे छोटा है ना, तो 3 नहीं बैठा सकते आप। अल्टीमेटली यहां पे क्या ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, 4 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। 16 32 यहां पे 18 आएगा। चलो सही है, ये तो हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4। अगर x का वैल्यू निकल गया तो सीमा का एज निकल ही जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 खुद अपने आप में सक्षम है, सफिशिएंट है निकालने के लिए, राइट, इसका आंसर निकालने के लिए। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 का क्या खेल चल रहा है। स्टेटमेंट 2 में क्या दिया हुआ है कि 8 years later the ratio of the age of Akash and Seema will be 2:3 respectively, ठीक है, यानी 8 साल बाद का एक घटना, तो प्लस 8 years लिख देते हैं। 8 साल बाद क्या क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद रेशियो ऑफ आकाश एंड सीमा विल बी 2:3, तो आकाश का एज तो हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 8, सीमा का एज हो जाएगा कितना, यहाँ पे सीमा का एज हमारे पास कितना था, और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, अब देखो सीमा का ये वाला एज नहीं ले सकते आप, बी वेरी कॉशियस, वेरी कॉशियस। 2x² - 4 नहीं ले सकते, क्योंकि ये एज कहां से आया था, जो स्टेटमेंट 1 में इंफॉर्मेशन था उससे हमने इसको रिट्रीव किया था, इस इंफॉर्मेशन को। बट कॉमन इंफॉर्मेशन में तो कुछ है नहीं सीमा का एज, तो सीमा का एज आप s पकड़ के रखो, s + 8, यानी पहले था s और अभी कितना है, s + 8। अब इन दोनों का जो रेशियो आएगा, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। अब इसमें तो बहुत सारा सॉल्यूशंस पॉसिबल है फिर, कि मैं x को ऐसा वैल्यूज रखता जाऊंगा, s निकलता जाएगा, या s को ऐसा ऐसा बैठा के मैं वैल्यूज रखता जाऊंगा, x² निकलता जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं 1 लेता हूं, x का वैल्यू 1 लेता हूं, तो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है, तो 9 हो गया, और 9 × 3 हो गया 27/2, ये तो फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये 2 लेता हूं अगर, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 12, 12 × 3 36, सारा इवन नंबर्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ऑड नंबर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो x² अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर 4, 4 + 8 12, 12 × 3 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, ठीक है, तो ये 10 आ जाएगा फिर, तो ये 2 हुआ तो ये 10 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस आने का चांसेस है। अगर मैं 4 लेता हूँ इसको, 4 लेता हूँ x को, 4² 16 + 8 24, 24 × 3 72/2 36, 36 - 8 28, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा यहाँ पे चांसेस है, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस यहाँ पे निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल करके आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में जो एक फाइनल जो क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा, ये सिर्फ स्टेटमेंट 1 से निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन मार्क करेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शन मार्क करेंगे देख लो। ऑप्शन मार्क करेंगे ये पहला वाला, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट व्हेयरएज स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ लेंगे इसको आराम से। ओके, तो क्वेश्चन में यही से पढ़ देता हूं, आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ठीक है, ऑप्शंस वगैरह आपको पता ही है। क्या बोला है यहाँ पे कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 17, तो ए एंड बी क्या है, नेचुरल नंबर्स है जो कि 17 से कम है। इफ बी हैज एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स, बी ऐसा एक नंबर है जिसके पास एग्जैक्टली 6 फैक्टर्स है, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, राइट। तो चलो अब सबसे पहले हम लोग एज ऑलवेज देखेंगे कि कॉमन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ठीक है। मिनट एक बार में टाइम देख लेता हूं। तो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या क्या है एक बार देख लो। कॉमन इंफॉर्मेशन है कि ए एंड बी नेचुरल नंबर है जो कि 17 से कम है, तो ए और बी का एक लिस्ट तो बनाना पड़ेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि लेस देन क्या बोला है, 17 हमको बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, लेस देन 17 बोला हुआ है। ओके, अब आप क्या करो कि b का कितना फैक्टर्स बोला था, b का ना 6 फैक्टर्स बोला है, तो आप देखो ना कौन सा नंबर्स का 6 फैक्टर था। सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स निकाल दो। 1 तो चलो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1 नहीं होगा। 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, 5 निकाल दो, 7 निकाल दो, 11 निकाल दो, 13 निकाल दो। ये निकल गया हमारा कितना, प्राइम नंबर्स। उसके बाद आप प्राइम नंबर के स्क्वायर को भी निकाल दो, क्योंकि उनके तो 3 फैक्टर होंगे। जैसे 4 है, 4 का कितना फैक्टर है, 1 है, 4 है और 2 है, तो 4 निकल गया, 2 का स्क्वायर है, ये निकल गया 4 का 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या निकालो, जिसके 4 फैक्टर्स होंगे, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, इसका हमेशा 4 फैक्टर होगा। जैसे 10 क्या होगा, 2 और 5 जो कि खुद में प्राइम नंबर है, और एक 10 और 1, ठीक है। ऐसा 6 भी आएगा, 6 जिसके 4 फैक्टर है, 10 जिसके 4 फैक्टर है, 15 जिसके 4 फैक्टर है, 14 जिसके 4 फैक्टर, ओके। अब 12 बचा, 2 का 2 पावर्स बचा है, 2 क्यूब, इसके कितने फैक्टर्स होंगे, इसके 6 तो नहीं हो रहे हैं, अब देख ले, काउंट कर लो, 8 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, ठीक है। इसका भी देख लो, 16 होगा और 1 होगा, फिर 4 होगा, 2 होगा, 8 होगा, ठीक है, 5 फैक्टर है। अब बच गया सिर्फ कौन सा बच गया, 12 बच गया। इसका मतलब क्या है, जो b है, b क्या है, 12 है। तो ये हमको कॉमन इंफॉर्मेशन से ही मिल जाता है कि b 12 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि स्टेटमेंट 1 से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, a हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अगर एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स है, अभी अभी आपको बोला है कौन से नंबर्स का एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होता है, जो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर होता है, यानी 4 और 9। तो a 4 या 9 में से कुछ होगा, बस। और आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग जब तक a क्लियर नहीं होगा। हम लोग देखो, हमारा फाइनल फंडा क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी निकालना है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी तो हम लोग निकाल ही लेंगे, बट अगर हमको a पता चल जाए, b पता चल जाए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन या नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज b/3। आप सभी को पता है क्या एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एक नंबर है जो दोनों तरफ, दोनों एलिमेंट्स में, अगर आप किसी भी दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो और उन दोनों एलिमेंट का आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो आएगा ना, वो ऐसा एक नंबर आएगा जो दोनों एलिमेंट में मौजूद है। उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हो सकती हैं, बट वो चीजें कोप्राइम होनी चाहिए। एचसीएफ से बड़ा और इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए किसी भी दो एलिमेंट के बीच में। तो अगर ऐसा बोला गया है कि ए और बी का एचसीएफ b/3 है, ठीक है, यानी बी तो 12 है और b/3 कितना, b/3 आई मीन 12/3 कितना आएगा, 4 आएगा, यानी ए और बी का एचसीएफ 4 है। तो ए को अगर मैं फैक्टराइज करूं, तो फैक्टराइज करेंगे तो 4 तो आएगा ही इसमें, साथ में कुछ और भी आएगा। बी को भी फैक्टराइज करो तो 4 तो आएगा ही इसमें, और साथ में कुछ और आएगा। अब मुझे तो पता ही है कि बी में साथ में क्या और आएगा, 3 आएगा, क्योंकि बी तो खुद ही 12 है, बी खुद 12 है। अब ए में क्या क्या आ सकता है, देखो, ए में अगर 1 आता है तो ठीक है, वो ना मतलब इसके साथ कोप्राइम होना पड़ेगा, 3 के साथ कोप्राइम होना चाहिए, 3 का कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, राइट। 4 है, 4 तो कॉमन है ही दोनों में, बाकी दोनों में कुछ और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये है मुद्दा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता, 4 होने से 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1 हुआ तो 4 इंटू 1 4, ए 4 निकल जाएगा। 2 हुआ तो 4 इंटू 2 8, ए 8 निकल जाएगा। 4 हुआ तो 4 इंटू 4 16, ए 16 निकल जाएगा, और कुछ नहीं होगा। 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इंटू 5 फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए यहां पे 4 इंटू 1 4, या 4 इंटू 2 8, या 4 इंटू 4 16, ये तीन में से कुछ होगा। तो ना ऑप्शन, सॉरी,
ऑप्शन नहीं, ना स्टेटमेंट 1 से हमको फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ना हमको स्टेटमेंट 2 से फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब अगर मैं दोनों को मिला के आंसर देने की कोशिश करूं, इन दोनों को मिला के अगर आंसर देने की कोशिश करूं, तब मैं बोलूंगा कि A4 है। और एक बार A और B अगर निकल गया तो एलसीएम तो ऐसे ही निकल जाएगा, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये फील होना चाहिए कि हाँ एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे इसका ऑप्शन मार्क करना है तो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे हम लोग? ठीक है, मेन क्वेश्चन में मार्क करते हैं जहां पे ढंग से लिखा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे यहाँ पे? ऑप्शन सी मार्क करेंगे हम लोग। ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, राइट? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है हमको इस क्वेश्चन में। क्या है यहाँ पे कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ठीक है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स में आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, दोनों रूट्स में से आपको डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, निकाल देंगे डिफरेंस। और क्या रखा है यहाँ पे? ठीक है, तो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 2a क्यूब इक्वल्स टू 0, जहां पे a का वैल्यू 0 से बड़ा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसका दो रूट्स आने वाला है, क्या क्या आएगा? मान लो p और q दो रूट्स है, तो सम ऑफ फ्रूट्स आपको पता होगा। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? माइनस ऑफ द मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यानी p प्लस क्यू, अगर मैं बोलूं p प्लस क्यू होगा 5a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको पता है p क्यू, p इंटू क्यू क्या आएगा? ये कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आएगा 2a क्यू। इतना है बस हमारे पास कॉमन इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी एक दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस 24 ए स्क्वायर आर ट्वाइस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। तो यहां पे एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस 24 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? इसके रूट्स है 2p, 2q। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने pq लिखा और यहाँ पे कैपिटल P है, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे कुछ भी m और n ले सकते हो। ठीक है, m और n लेके सॉल्व कर सकते हो। चलो, यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2p मल्टीप्लाइड बाई 2q। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4pq। ठीक है, 4pq। अब pq तो हमको पता है ना क्या होता है? pq हमको पता है, यहां से मिला हुआ है हमको। pq है 2a क्यूब और यहाँ पे आ गया 24a स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 8 से 24 जाएगा 3 बार और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a। तो a का वैल्यू कितना निकल रहा है? 3 निकल रहा है। ठीक है, तो अगर a का वैल्यू 3 निकल जाता है, ठीक है, तो यहां से हम लोग p भी निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, सम ऑफ द रूट से हम लोग p निकाल सकते हैं। चलो, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, एक बार देखते हैं स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2/a टाइम्स द अदर रूट। अच्छा, ठीक है, तो देखो यहां से तो a इक्वल टू 3 निकल गया, जो कि मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ a का ही कमी है, अगर a आ जाएगा तो मेरे दोनों रूट्स आ जाएंगे, और दोनों रूट्स आ जाएंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे दोनों रूट्स का डिफरेंस निकाल सकता हूं, जो कि हमको पूछा गया था। अब देखते हैं कि हमको स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला गया। 2 में ये बोला गया वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2/a टाइम्स द अदर। ठीक है, यानी कौन सा इक्वेशन? एकदम स्टार्टिंग में जो इक्वेशन था। तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? p इंटू क्यू, जो कि है 2a क्यूब। अब यहाँ पे बोला है एक रूट, जैसे p तो p लिख लिया मैंने, जो जैसे q है, ये जो दूसरा रूट है ये क्या है? 2/a टाइम्स द अदर।
2/a टाइम्स द अदर रूट। ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है कि इससे ये 2 और 2 तो कैंसिल चला जाएगा, ये a इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, a⁴, या फिर p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, a²। ठीक है, तो p का वैल्यू अगर यहाँ पे a² निकला तो यहाँ पे और एक चीज करने को है, और एक चीज क्या करने को है, सम ऑफ द रूट्स निकालो। ठीक है, यहाँ पे बोला था p + q = 5a, तो p का वैल्यू तो a² है, प्लस q का वैल्यू क्या है, 2/a टाइम्स ऑफ p यानी a² = 5a। अब यहाँ पे a² क्या होगा, a काट देंगे तो 2a उस साइड चला जाएगा, 3a हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 से भी आपको दिख रहा है कि a का वैल्यू 3 निकल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ढंग से अच्छे से लिख देता हूं। स्टेटमेंट 2 से भी आपको ये दिख रहा है कि a का वैल्यू 3 निकल रहा है, और स्टेटमेंट 1 से तो a का वैल्यू 3 निकल ही रहा था, पहले ही हमने देखा। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, यानी अगर मुझे इसका आंसर मार्क करना हो तो इसका आंसर ये वाला होगा जरूर, कि ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग सक्षम है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आराम आराम से जा रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपको अगर फिर से थोड़ा सा रिपीट करना है, ऐसा चाहिए आप, तो आप थोड़ा सा रिवीन करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या दिया है, a एंड b आर नेचुरल नंबर्स वेयर a लेसर देन b है। ठीक है, तो कॉमन इंफॉर्मेशन मैं पहले ही लिख लेता हूं। यहां पे क्या बोला, a और b नेचुरल नंबर है और a क्या है, लेसर देन b है। इफ a लीव्स रिमाइंडर, इफ a लिव्स 1 एज द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 5, तो a को अगर आपने 5 से डिवाइड किया, जैसे a है, a को आपने 5 से डिवाइड किया, तो एक क्वोशंट आया और रिमाइंडर 1 है, तो आप क्या लिख सकते हो कि a को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5q + 1, ये हो गया a। ठीक है, अभी क्या निकालना, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग b बाय 5। ठीक है, b को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा रिमाइंडर। ठीक है, चलो पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में ये दिया हुआ है कि b - a = 15k। ठीक है, यानी b का वैल्यू कितना हो गया, a + 15k हो गया। अब देखो, अगर आप b बाई 5 करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a + 15k बाई 5 करना है आपको। यहां पे देखो a बाई 5 के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, बाकी 15k बाई 5 तो नहीं होगा, ये तो 3k हो ही जाएगा, यानी a बाई 5 का जो रिमाइंडर होगा वही होगा b को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, क्योंकि b बाई 5 हम लोग कैसे कर रहे हैं, a + 15k डिवाइडेड बाई 5, तो 15k तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है। अगर a 5 से डिवाइड होता है, या फिर a को 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आता है, b को 5 से डिवाइड करने के बाद वही रिमाइंडर आएगा। राइट, तो हमको पता ही है कि a को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 होगा इसका आंसर। तो स्टेटमेंट 1 से तो डायरेक्ट निकल रहा है। स्टेटमेंट 2 में क्या दे रखा है देखते हैं, b lives the same remainder on division by 2, 3 and 10। b ऐसा एक नंबर है जिसको अगर आप 2, 3, 10 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर निकलता है, यानी b आएगा एलसीएम ऑफ 2, 3 और 10, इसका मल्टीपल्स, +1 में। ठीक है, +1, क्योंकि +2 तो नहीं होगा, +3 भी नहीं होगा, +4, 5, 6 और कुछ भी नहीं होगा, +1 ही आएगा। जैसे ये आएगा 30x + 1, या फिर 60x + 1, या फिर 90x + 1। ठीक है,
बी का इस तरीके का एक कंडीशन कुछ निकलेगा, ठीक है, बी ऐसा कुछ होगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बी बाई 5, यहां पे भी ये पता चल रहा है कि रिमाइंडर कितना आएगा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगेन कि दोनों इक्वेशन से, ठीक है, आई मीन दोनों स्टेटमेंट से हमको ये आराम से मिल जाएगा कि b को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है, और वो 1 आ रहा है, दिख रहा है हमको, ठीक है। ये सबको समझ में आएगा, ये सबको समझ में आया कि यहाँ पे बोला गया था कि b लीव्स अ रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 2 3 10, तो हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर 2 3 और 10 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर बचता है तो उनके ही मल्टीपल्स में होगा, यानी 2 का मल्टीपल्स में भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल में भी होना चाहिए, 10 का मल्टीपल में भी होना चाहिए, और अगर तीनों के मल्टीपल में होना चाहिए यानी तीनों का एलसीएम हमको चाहिए होगा, और रिमाइंडर 1 ही बच सकता है, 2 नहीं बचेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, 3 नहीं बचेगा, 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 का कोई मल्टीपल्स भी नहीं बचेगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, 10 का कोई मल्टीपल नहीं होगा, रिमाइंडर 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 10 है यहाँ पे, आई मीन 10 का तो मल्टीपल है नहीं 5, बट देन ये एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, हम लोग तो 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, फिर समझ में आ रहा है, तो फिर रिमाइंडर 1 नहीं होगा ना, हमेशा रिमाइंडर 1 नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं 35 लेता हूँ, 65 लेता हूँ, ठीक है, हाँ तब भी हो सकता है, एक अगर आप देखो कि रिमाइंडर कोई भी इवन नंबर तो नहीं हो सकता 2 4 6 8 ये सब, क्योंकि 2 है, फिर 3 का मल्टीपल्स में नहीं हो सकता, 10 का मल्टीपल में नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है क्या रिमाइंडर, एक बार ये देख लो आप, क्योंकि अगर मैं एक नंबर लेता हूं 35, उसको 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 निकलेगा, ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 2 निकलेगा, फिर तो नहीं हो रहा है ना, हमको तो रिमाइंडर सेम चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से ही होना पड़ेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको धीरे धीरे आराम से, ओके। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स सम रेड ब्लू ग्रीन एंड पिंक बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज एक्स, ठीक है, चलो लिखते हैं इसको, ये तो कॉमन इंफॉर्मेशन है ना, तो क्या है कि ग्रीन बाई टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, राइट, एंड इफ 3 मोर रेड बॉल्स आर एडेड टू द बैग, the probability of drawing a green ball will be 0.8x। इसका मतलब क्या है, अगर g बाई टी प्लस 3 हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 बाई 5x हो जाएगा, या 4x बाई 5 हो जाएगा, आपको मतलब जो भी जैसा भी सही लगे। तो इससे क्या निकल कर क्या आता है, आप एक चीज देखो, आप g के जगह में, यहाँ पे g के जगह में tx बैठा सकते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो tx बाई टी प्लस 3 इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आप कैंसिल करोगे कि x और x तो कट जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी बात है, 5t माइनस 4t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t आ जाएगा और ये आ जाएगा 12। तो t का वैल्यू टोटल बॉल्स जो है वो पहले से ही कॉमन इंफॉर्मेशन से ये निकल करके आ जाता है कि जो टोटल वैल्यू है वो कितना है, वो 12, उसमें अभी कोई और शक की गुंजाइश नहीं। आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ पिंक बॉल फ्रॉम द बैग, यानी सारे बॉल्स हमको पता होने चाहिए, सारे नहीं, अगर मुझे पिंक पता चल जाए तो हो जाएगा, ठीक है, या अगर बाकी 3 पता चल जाए, किसी ना किसी तरीके से ये हो जाना चाहिए, ओके। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ओके। स्टेटमेंट 1 है, इफ ऑल द पिंक बॉल्स आर रिप्लेस्ड बाय ग्रीन बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल विल इंक्रीज बाय 133.33%, will increase by 133.33%। अब देखो, अब हमारे पास रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, बट ये इस ग्रीन में ना, इस ग्रीन में पिंक वाला बॉल्स भी काउंटेड है, क्योंकि सारे, जैसे अगर 4 ग्रीन बॉल्स थे और मान लो 4 नहीं, जैसे मान लो 10 ग्रीन बॉल्स थे और 5 पिंक बॉल थे,
तो उन 5 पिंक बॉल्स को भी हमने पेंट करके ग्रीन बना दिया, तो अभी 15 हो चुके हैं। तो यहां पे ना एक स्टार डाल दो, यानी इसमें ग्रीन और पिंक का कोलैबोरेशन है, ये मिक्स है। तब अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि जी स्टार बाई 12 अगर मैं करता हूं जी स्टार बाई 12, ठीक है, जी तो 12x है, ये तो पता ही है हमको, ठीक है, g इज इक्वल टू 12x। अगर g स्टार बाई 12 में करता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी कितना होता है, ये प्रोबेबिलिटी 33.33% बढ़ जाता है, तो 133.33% बढ़ जाता है, तो 133.33% कितना होता है, +4/3 यानी 3 पे 4 का इंक्रीज होना। 133.33% इज 4/3, तो 3 पे 4 का इंक्रीज होना, यानी ये हो जाएगा 7/3 टाइम्स ऑफ x, यानी 7x/3। पहले तो x था ना, ग्रीन बॉल्स का प्रोबेबिलिटी कितना था, x था। अगर पिंक को भी ग्रीन बना दिया मैंने तो ये कितना हो जाएगा, 7x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कैंसिल आउट तो चलेगा ही। जस्ट अ मोमेंट, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो जी स्टार का वैल्यू क्या आएगा, जी स्टार का वैल्यू आएगा भाई 28x, यानी जिसमें ग्रीन भी है और जिसमें पिंक भी है। तो ग्रीन तो हमारा है 12x और पिंक जरूर होगा 16x, ठीक है, पिंक जरूर होगा 16x, ठीक है। तो अगर मैं ग्रीन और पिंक का रेशियो निकालूं, अगर मैं ग्रीन और पिंक का रेशियो निकालूं, ग्रीन है 12x और पिंक है 16x, तो रेशियो आ रहा है 3/4 और 3:4। सो 3:4 मतलब ये 3 और 4 ही होना पड़ेगा। आप ये भी समझो, आप बोल सकते हो कि रेशियो है तो कुछ भी हो सकता है, ये 3-4 क्यों, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30-40 हो सकता है, या फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और 8 भी तो हो सकता है। बट आप ये चीज सोचो, टोटल बॉल्स ही तो मेरे पास 12 है ना, अगर मेरे पास टोटल बॉल्स ही 12 है तो यही होगा ओरिजिनल वैल्यू, यानी ग्रीन 3 है और पिंक 4 है, और पिंक अगर 4 निकल गया तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 4/12 करके 1/3। वो हम लोग फाइनल आंसर निकालने के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे, आंसर निकल सकता है कि नहीं बस ये खुद को दिलासा देंगे हम लोग कि हाँ आंसर निकल सकता है, हाँ बस चलो सही है, यानी स्टेटमेंट 1 इज सेल्फ सफिशिएंट, अलोन इज सफिशिएंट। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या करके देता है हमको। स्टेटमेंट 2 में क्या है, द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इन द बैग इज सेम एज द, जो ब्लू बॉल्स है इज सेम एज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ अदर 3 कलर्स, यानी क्या क्या है, रेड ब्लू सॉरी रेड ग्रीन और पिंक, रेड ग्रीन और पिंक, ठीक है। तो इससे तो क्या ही निकल रहा है हमारा, मतलब टोटल है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो है वो एवरेज है बाकी पूरे का, सो 3b इज इक्वल टू RGP, रेड ग्रीन और पिंक। अगर मैं इधर ब्लू बॉल्स निकल जाएगा, अगर मैं इधर बी एक ऐड कर दूं, इधर बी एक ऐड कर दूं, ये टोटल हो जाएगा 12, तो 4b इक्वल टू 12, तो b 3 निकल जाएगा, ब्लू ब्लू 3 निकल के फिर फायदा होगा ही क्या, कुछ फायदा है ही नहीं। तो यहां से तो ये चीज आगे नहीं बढ़ सकता और कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 2 से तो ये काम नहीं हो सकता, स्टेटमेंट 1 से ही ये काम होगा, राइट। तो हमको आंसर क्या मार्क करना, जस्ट मिनट, अरे यार कहाँ चला गया, अरे जस्ट मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोड नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, स्क्रीन से पढ़ लेंगे, हाँ आ गया। हाँ तो क्या मार्क करेंगे हम लोग, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 से तो स्टेटमेंट नंबर 1 से हो गया था, स्टेटमेंट नंबर 2 से नहीं हुआ, सो वी आर गोना मार्क द आंसर एज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पाइप ए कैन फिल टैंक पी इन 16 आवर्स। अच्छा, यहां से है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहां से शुरू होता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या है, दिस इज प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पे क्या होगा कि हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन रहेगा, प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन रहेगा, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके मुझे क्वांटिटी 1 का आंसर निकालना है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करके मुझे क्वांटिटी 2 का आंसर निकालना है। ठीक है, एंड देन मुझे ये कंपेयर करना है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, pipe A can fill a tank P in 16 hours and pipe B can fill a tank Q in 50 hours. Pipes A and C together can fill P in 10 hours. Pipe A can fill the empty tank Q for 24 hours. अच्छा ठीक है, चले तो कॉमन इंफॉर्मेशन क्या है पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन इंफॉर्मेशन ये है, सबसे पहले टैंक P के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ बातें करेंगे कि A जो है वो 16 घंटे में P को भर देता है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए और सी जो है, ए और सी 10 घंटे में भर देता है। तो आपको तो पता ही है कि एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, 10:16 हो जाएगा, है ना, 10:16 होगा ऐसा, 10:16। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है वो वैल्यू क्या होगा, 5:8। ठीक है, 5:8। और अगर आप यहां से टोटल वर्क भी निकालना चाहो तो 16x5 या 10x8 कितना आ जाएगा, 80। ये हो गया टैंक पी के बारे में। अब टैंक क्यू के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन तो है नहीं। यहाँ पे क्या बोला है कि बी कैन फिल टैंक पी, बी कैन फिल टैंक पी, सॉरी टैंक क्यू इन 50 आवर्स, यानी बी जो है वो इसको 50 घंटे में भर देता है। ठीक है, भर देता है तो सी है। चलो अच्छा, उसके बाद क्या है, अब हो क्या रहा है, सिचुएशनल, एक सिचुएशनल डेटा दिया हुआ है। वो क्या सिचुएशन है, अगर ए टैंक क्यू को 24 घंटे तक भरता है, 24 इंटू 5, ठीक है, फिर बी और सी बाकी के 20 घंटे तक भरते हैं, तो ये टैंक पूरा भर जाएगा। तो बी और सी, अच्छा यहाँ पे सी का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, C3 होगा। बी अगर 20 घंटे तक भरता है तो बी तो अपने एफिशिएंसी से भरेगा, सी अगर 20 घंटे तक भरता है तो 20 × 3, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल भर जाएगा। ओवरऑल भर जाएगा तो ओवरऑल इसको अकेले कौन भर सकता है, 50 × B। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये क्लियर है सबको? ठीक है, आप सभी को एक चीज तो पता ही होगा कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर मैं पाइप बी का एफिशिएंसी बी मान लू, पाइप बी का एफिशिएंसी कितना है, बी ही है, उसको कितना वक्त लगता है टैंक क्यू को भरने में, 50 घंटे, तो 50 × B हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू। बट अब इस टैंक क्यू को अलग अलग पाइप से के हेल्प से भरा जा रहा है, और अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से भरा जा रहा है। जैसे पाइप ए को 5 घंटे के लिए, सॉरी 24 घंटे के लिए लिया गया, पाइप बी और सी को 20-20 घंटे के लिए लिया गया, ऐसे करके इसको भरा जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल होना पड़ेगा, टैंक क्यू का क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगा अगर अलग अलग सिचुएशन में भरा गया है, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो 120 180 हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30B। तो बी का जो एफिशिएंसी आ गया वो आ गया 6। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है हमारा कॉमन डेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वांटिटी 1 पे। क्वांटिटी 1 क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन बी अलोन फिल टैंक पी। तो टैंक पी देख लो, आपको टाइम चाहिए, टैंक पी का वर्क कितना है, वर्क तो 80 है। ठीक है, अच्छा टैंक क्यू का भी वर्क निकाल के रख देते हैं। टैंक क्यू का वर्क होगा 500 × 6 कितना हो जाएगा, 300, 300 लीटर्स का कैपेसिटी है, सॉरी 50 × 6, 500 × 6 नहीं। अच्छा, स्टेट क्वांटिटी 1 क्या है कि
टैंक पी को भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, तो टैंक पी बी का कैपेसिटी हो गया, सॉरी टैंक पी का कैपेसिटी हो गया 80 लीटर्स, बी का एफिशिएंसी हो गया 6, तो आंसर आएगा 40/3। अच्छा, क्वांटिटी 2 देखते हैं क्या है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू कैन ए फिल इन 8 आवर्स, ए 8 घंटे में कितना भर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं एक 8 आवर्स, ठीक है 8 आवर्स, और ए 8 घंटे में कितना पानी भरता है, 40 लीटर पानी भरता है, और टैंक क्यू 300 लीटर का है, तो कितना है परसेंटेज देख लो, 40/300 इंटू 100, तो कितना होगा 40/3% टैंक क्यू का भर देता है वो 5 घंटे में, सॉरी कितने घंटे में, 8 घंटे में, राइट। तो क्वांटिटी 1 भी 40/3 आया, क्वांटिटी 2 भी 40/3 आया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर हम लोग क्या मार्क करने वाले हैं, इसका आंसर हम लोग मार्क करने वाले हैं ये वाला, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, राइट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था, एकदम हमने बेस से समझ के एक इक्वेशन बना के प्रॉपर अच्छे तरीके से किया, एंड दिस इज डन, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत ही एक मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको पहले क्या दिया हुआ है। ओके, हमारे पास ना दो मिक्सचर्स हैं, ए और बी, ठीक है, ऑफ लाइम एंड वाटर, राइट। इसमें लाइम है, इसमें वाटर, आई मीन लाइम है और वाटर है, ठीक है, इसमें लाइम और वाटर है। ओके, क्या किया गया यहाँ पे, एट फर्स्ट 20 ml of mixture A was emptied in B which increased the water concentration in B by X%। ये चीज समझो, हाँ, जैसे अगर मैं कोई मिक्सचर लेता हूं, जैसे P है और Q है, अब P में अगर वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वो है 40% कंसेंट्रेशन, और Q में जो वाटर का कंसेंट्रेशन है वो है 20% कंसेंट्रेशन, ठीक है, यानी ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन सा है, वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस में ज्यादा है, मैं यहां पे क्वांटिटी का बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है P 1 लीटर का हो और हो सकता है Q 5 लीटर का हो, क्वांटिटी मैटर नहीं करता, कंसेंट्रेशन यानी कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो P में वाटर का कंट्रीब्यूशन 40% है, बट Q में वाटर का कंट्रीब्यूशन 20% है, तो अगर मैं P का कुछ पार्ट Q में मिलाऊंगा तो आप देखोगे कि Q का वाटर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही कंसेंट्रेटेड कोई भी चीज आके लेस कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन में या मिक्सचर में मिलेगा, तो जो लेस वाला है उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कम वाला आके अगर ज्यादा में मिलेगा तो उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे P मिक्स हुआ और यहाँ पे Q मिक्स हुआ, ठीक है। तो अगर कम वाला ज्यादा में आके मिलेगा तो उसका कंसेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखो इस क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा गया है, फाइनली यही पूछा गया है कि इनिशियल लाइम कंसेंट्रेशन एंड फाइनल लाइम कंसेंट्रेशन में क्या कोरिलेशन बैठेगा। तो ये बहुत ही एक लॉजिकल सवाल है, इसमें आपको ना मैथ्स लगाने का कोई खास जरूरत है ही नहीं। तो अब देखो, अब जैसे मैंने बोला कि अगर इससे मैंने 20 ml इसको दिया और इसका वाटर का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, यानी जरूर पहले ऐसा था, जरूर पहले ऐसा था कि वाटर का कंसेंट्रेशन जो ए में था वो ज्यादा था वाटर का कंसेंट्रेशन जो बी में था, है ना। क्योंकि अगर मैं ए से कुछ पार्ट, ए से कुछ मिक्सचर लेके बी में दे रहा हूं और बी में वाटर का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी ज्यादा वाला कम में आया तभी तो कम वाला इंक्रीज हो रहा है, तो ए में वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा था और बी में कम था, ठीक है। अभी भी देखो, ये चेंज करने के बाद भी, ये तो इनिशियल है, और ये चेंज करने के बाद भी ए के पास ज्यादा ही होगा, ए का कंसेंट्रेशन फिर भी ज्यादा ही होगा, थोड़ी ना बी का कंसेंट्रेशन ए को क्रॉस करके चला जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। ओके, एंड फाइनली फिर क्या क्या गया है, फाइनली फिर क्या किया गया है देखो, देन 10 ml मिक्सचर ऑफ बी वाज एम्प्टीड इन ए,
फिर क्या किया गया कि यहां पे फाइनल लिखता हूं मैं, ठीक है, इनिशियली ऐसा था, फाइनली भी ऐसा ही है, फाइनली भी यही चीज, यही रिलेशन रहेगा, ठीक है। अब क्या किया गया कि B से 10 ml निकाल के, ठीक है ना, B से 10 ml निकाल के A में दे दिया गया। अब देखो, अगर कम कंसेंट्रेशन वाला ज्यादा कंसेंट्रेशन में जाएगा तो उसका कंसेंट्रेशन ड्रॉप होगा, थोड़ा सा ड्रॉप होगा, यानी A का जो वाटर का कंसेंट्रेशन है इनिशियल वाला और A का जो वाटर का कंसेंट्रेशन है फाइनल वाला, तो A का वाटर का कंसेंट्रेशन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो पहले अगर वाटर 60 था तो अभी 40 हो गया। इसका मतलब है जो लाइम का कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि टोटल तो देखो आप सभी लोग, टोटल तो 100% ही है। तो अगर वाटर का कंसेंट्रेशन इनिशियल से फाइनल जाते वक्त डिक्रीज हो रहा है, तो लाइम का कंसेंट्रेशन फाइनल से इनिशियल जाते वक्त इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी यहां पे क्या बोला है, व्हाट वाज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ लाइम इन मिक्सचर ए। तो जैसे मान लो, मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं कि पहले वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा था और बाद में वाटर का कंसेंट्रेशन कम था, और लाइम में क्या है कि पहले लाइम का कंसेंट्रेशन कम था और बाद में लाइम का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो ये है इनिशियल वाला, अब ये लाइम का कम होगा और ये फाइनल वाला ये ज्यादा होगा, तो क्वांटिटी 2 विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा आंसर में मैंने मार्क कर दिया, हाँ, ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी खास मैथ्स लगाने का जरूरत ही नहीं था, आपको यहाँ पे बस क्या करना था, आपको लॉजिकली सोचना, ठीक है। चलो, ये वरुण वाला एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे गलती से मैंने मार्क कर दिया, इसको मिटा देते हैं। चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो पहले हम लोग कॉमन डेटा लिखेंगे कुछ ना कुछ, ओके। अरुण, रवि एंड वरुण, ठीक है, bought a similar book from the same shop. Arun bought the book at 20% discount, Varun bought it at X% discount, and Ravi bought it at 120 rupees 120, availing twice as much discount as Varun, ठीक है, वरुण का डबल डिस्काउंट इसने लिया है, राइट। चलो, तो लिस्ट बना लेते हैं। अरुण के बारे में पहले बोला है, अरुण, अरुण ने कितने में डिस्काउंट में लिया, अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्योंकि सेम बुक खरीदा है सेम शॉप से, तो मार्क प्राइस आएगा इनका, डिस्काउंट आएगा इनका, और सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस को रुपीस एम मान लो, रुपीस एम मान लो। डिस्काउंट अरुण को कितना मिल रहा है, अरुण को 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ओके। फिर कौन आया, फिर आया यहाँ पे वरुण, वरुण का भी तो मार्क प्राइस यही होगा, एम ही होगा। वरुण कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको, X% डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छा। एंड देन कौन आएगा, रवि आएगा, रवि का भी मार्क प्राइस उतना ही होगा। रवि बॉट इट एट 120, रवि ने 120 रुपीस में ये खरीद लिया, एवेलिंग ट्वाइस एज मच डिस्काउंट एज वरुण, वरुण से डबल डिस्काउंट लिया, तो 2x% होगा, ठीक है। चलो, हो गया। अब यहां पे हम लोग एक चीज देखते हैं, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द बुक इफ बॉट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 2% ईच। एक चीज समझो, हाँ, यहाँ पे आप लोग ऐसे ये चीज पता होना चाहिए, अगर आप मेंस के सेशंस को अटेंड कर रहे हो तो ये चीज आपको किसी को भी पता होना चाहिए कि अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है तो वो चीज ऐसे होता है, -x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यानी अगर 10 है या 20 है तो -20 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, यानी 20%, 20 20 40% डिस्काउंट आपको नहीं मिलता,
उससे थोड़ा कम मिलता है, जैसे 36 माइनस 36 हो जाएगा, तो डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा आपको। तो सी, यू वोंट गेट ट्वाइस एक्स डिस्काउंट एवर, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट अगर एक्स एक्स का होगा तो एक्स एक्स का ट्वाइस एक्स नहीं मिलेगा आपको, उससे थोड़ा कम मिलेगा। तो यानी अगर 2x% डिस्काउंट मिल रहा है तो 120 रुपीज में ये सामान बिक रहा है, और अगर एक्स एक्स का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा तो एक्स एक्स का सक्सेसिव हमको पता है वो 2x से थोड़ा सा कम होगा डिस्काउंट, और अगर डिस्काउंट थोड़ा सा कम होगा तो सेलिंग प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन 120। इतना तो पता है बस। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे देखते हैं। इफ ऑल three of them bought the book for an average of rupees 120, at what price did Arun bought that book? ठीक है, तो अरुण प्लस वरुण प्लस रवि, इन तीनों ने एवरेज 120 से खरीदा, यानी टोटल 360 से खरीदा। उसमें से रवि का तो भाई पता ही है 120, यानी अरुण प्लस वरुण ने इसको किससे खरीदा? 240 से खरीदा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, हाँ, यहां पे वरुण ने कितना दिया और अरुण ने कितना दिया नहीं पता, बट एक चीज पता चल सकता है। क्या पता चल सकता है? देखो, हाँ आप लोग बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, कि 120 रुपए रवि रवि को ये बुक 120 रुपए में मिल गया क्योंकि उसको ट्वाइस एक्स डिस्काउंट मिल रहा था। वरुण को ये बुक जरूर 120 से काफी ज्यादा में मिलेगा क्योंकि उसको बस एक्स डिस्काउंट मिल रहा है, इतना तो श्योर है ना। 120 से ज्यादा प्राइस में, एकदम मार्जिनली ज्यादा तो नहीं होगा, आई मीन काफी ज्यादा होगा क्योंकि डिस्काउंट पूरा आधा हो चुका है, आधा और डबल का रिलेशन है। वरुण का डिस्काउंट आधा है, रवि का डिस्काउंट डबल है, तो रवि को अगर ट्वाइस एक्स डिस्काउंट देने के बाद भी 120 रुपए में ये बुक बिक रहा है या वो खरीद रहा है, तो वरुण ने इससे काफी ज्यादा पैसा पे किया होगा। तो वरुण ने अगर 120 से ज्यादा पे किया होगा और दोनों मिला के 240 होना चाहिए, तो अरुण ने जो पैसा पे किया होगा वो 120 से कम होगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? अरुण का पैसा मान लो कैपिटल स्मॉल ए है, स्मॉल ए, और ये स्मॉल बी। तो वरुण ने जो पैसा दिया वो 120 से ज्यादा है, अरुण ने जो पैसा दिया वो 120 से कम है। तो अभी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 में अगर आपको देखना है, क्वांटिटी ऑप्शंस क्या क्या है देख लो। अरे ऑप्शंस तो ये पे दिख रहे हैं हमको, ठीक है, ऑप्शंस तो यहां पे है। तो क्वांटिटी 1 इज मोर देन 120, इतना पता है। क्वांटिटी 2 क्या है? व्हाट प्राइस डिड अरुण बाय दैट बुक, एट व्हाट प्राइस डिड अरुण बाय दैट बुक, 120 से कम है ये, यानी क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 हो गया 120 से ज्यादा, और क्वांटिटी 2 अरुण का प्राइस था जो कि 120 से कम है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे। ए बी सी एंड डी आर डिस्टिंक्ट natural numbers less than 10 such that b by a to the power 4 by b is equal to 4c minus 32। ठीक है, चलो देखते हैं, कॉमन इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो a b c और d ये सारी चीजें क्या क्या दे रखी है? 10 से कम है नहीं, यानी 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये पूरा पूरा होना चाहिए, यानी a टू द पावर 4 बाई b इक्वल टू कितना है 4c माइनस 32, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 4c माइनस 32। तो सबसे पहले तो ये देखो कि c क्या हो सकता है। देखो c ये सारे नेचुरल नंबर है तो c तो निगेटिव नहीं होगा, तो अगर निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव तो होगा ही नहीं c। इवन a टू द पावर 4 बाई b ये सब भी कुछ भी निगेटिव नहीं होगा। और अगर आया है क्या, ये सब कुछ भी अगर निगेटिव नहीं होगा तो अब देखो c को आप 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बैठा नहीं सकते, 8 भी बैठा नहीं सकते, क्योंकि 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस 32 0 आ जाएगा। तो c का तो एक ही फिक्स वैल्यू है 9। तो c का अगर फिक्स वैल्यू 9 है यानी a टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बैठाने से 4b, ठीक है। अब देखते हैं कि b क्या क्या बैठा सकते हैं हम लोग, ठीक है। b और a क्या क्या बैठा सकते हैं, जैसे मान लो कि अच्छा और देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन है। चलो ये तो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 है। अच्छा यहाँ पे बी क्या क्या बैठा सकते हैं या ए क्या क्या बैठा सकते हैं। अगर मैं ए 1 बिठाता हूँ तो 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू, वो तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ए 2 बिठाता हूँ तो 2 टू द पावर 4 16 हो जाएगा, नहीं होगा। तो ए तो भाई 1 भी नहीं होगा 2 भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं 2 हो सकता है, 2 टू द पावर 4, ए टू द पावर 4 है ना 16, हाँ। अगर 16 होता है तो इधर बी 4 बैठ सकते हैं, हाँ चलो ये हो सकता है। बी 4 हो गया और ए आपका 2 हो गया, तो 2 टू द पावर 4 और यहाँ पे 4 इंटू 4, तो ए बी सी यहाँ पे हमारा निकल करके आ चुका है। अब देखते हैं हमारा क्वांटिटी 1 में क्या खेल है। यहाँ पे बोला है ए प्लस डी ग्रेटर देन सी है, तो डी का वैल्यू निकालो। ए प्लस डी जो है वो ग्रेटर देन सी है, तो ए तो है 2 और ये 9, डी ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7 तो एक ही वैल्यू दिख रहा है 8, क्योंकि सी ऑलरेडी 9 हो चुका है, तो क्वांटिटी 1 8 निकल गया। क्वांटिटी 2 क्या है, बी स्क्वायर माइनस डी का आंसर, बी स्क्वायर माइनस डी, बी स्क्वायर, बी तो 4 है, 4 स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस डी 8 हो गया, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 8। अब दोनों ही 8 निकल के करके आ रहा है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, राइट। सो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, और मैं इनको और भी ज्यादा रिफाइंड नरिश्ड करके और भी सिंपल करके समझा रहा हूँ, सो दैट आप सभी के दिमाग में ये सारा चीज घुसे, राइट। चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग क्या है। आलोक हैड सम मनी, ठीक है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग। Alok had some money with him. He invested 4800 in scheme P at the rate of 12.5% per annum, simple interest, and the rest was invested in scheme Q at R%. In 7 years, the amount invested from P was 1.2 times that from scheme Q. अच्छा, in 12 years the amount from both the investment was same। ठीक है, चलो लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया स्कीम पी और हमारे पास ये हो गया स्कीम क्यू। अब स्कीम पी में हमने कितना पैसा लगाया, 4800 लगाया, ठीक है। अब 7 साल, सबसे पहले तो 7 साल और 12 साल का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये हो गया 7 इयर्स, यहाँ पे हो गया 12 इयर्स। 7 साल बाद क्या हो रहा है, अच्छा 12.5% इंटरेस्ट है। 12.5% मतलब कितना होता है 1/8। 7 साल बाद कितना होगा 7/8 बढ़ेगा, देखना 7/8 बढ़ेगा, 7/8 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 7/8 बढ़ेगा, इंक्रीज होगा उतना, ठीक है। तो कितना प्लस होगा आपको, इंटू 7/8 टाइम्स, इतना आपको इंटू करना है, ठीक है। ये
4800 इंटू 7/8 करना है। जितना होगा इतना आपको इंक्रीज करना है, इतना आपको इंक्रीज करना है। तो कितना होगा, 8 से जाएगा तो ये 4200 आएगा। तो ये हो गया कि 9000। ठीक है। एंड अगर मैं यहां से देखूं कि यहां पे कितना होगा, तो ये होगा इनटू कितना होगा, ये प्लस 12/8। 12/8 मतलब 3/2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 7, जस्ट वेट, 43, 7200 बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, ओके। अब क्यू का तो हमको नहीं पता, ये चीज तो हमको नहीं पता फिलहाल के लिए। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या बोला था कि क्यू में तो R% चल रहा है। 7 साल बाद जो अमाउंट हुआ ना, 7 साल बाद जो अमाउंट हुआ, द अमाउंट फ्रॉम स्कीम पी was 1.2%, देन 1.2 टाइम्स दैट फ्रॉम स्कीम क्यू। ये समझो, यहां पे ये बोला गया था, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं। यहां पे ये बोला गया था कि 7 साल बाद जो हम लोग लिख रहे हैं ना, कि P का जो अमाउंट होगा वो 1.2 टाइम्स, 1.2 मतलब 6/5 टाइम्स होगा Q का। या फिर मैं अगर उल्टा लिखूं कि 5/6 टाइम्स अगर मैं P का करूं तो मुझे Q मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको 5/6 टाइम्स करना है। तो 5/6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 7500, क्योंकि 6 से आप कैंसिल करोगे 1500 आएगा। 1500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है। एंड कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए है, तो 7500 आ जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। और 12 साल बाद क्या बोला है कि दोनों का ये अमाउंट सेम हो जाता है। तो 12 साल बाद ये दोनों का अमाउंट सेम हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है कि 7 साल से 12 साल यानी 5 साल में जो इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है वो कितना है, वो है आपका 4500। तो 1 साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, वो 900 आएगा। ओके, अच्छा 7 साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, यहां से देख लो, 7 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, 6300। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल था वो था 1200। तो थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करते करते आपको पहुंचना पड़ेगा कि क्यू में कितना पैसा रखा गया था। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं ये चीज ना आपको मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट येट इसमें बहुत सारा मतलब थोड़ा आगे पीछे इंफॉर्मेशन किया हुआ है। तो हमारे पास पी में कितना था, 4800 था। फिर हमने इसको क्या किया, हमने इसको 7/8 टाइम्स किया, क्योंकि 12.5% तो 1/8 होता ही है, और 7 साल 7/8 टाइम्स मुझे मैंने बढ़ाया, 7/8 टाइम्स नहीं लिख दिया, मैंने बढ़ाया। तो 4200 बढ़ाया तो 9000 हो गया, और इसको 12/8 टाइम्स बढ़ाया 12 साल के लिए तो 12000 होगा। अब ये 12000 है तो ये भी 12000 होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और बोला गया था कि पी का जो अमाउंट है वो क्यू का 6.5 टाइम्स है। तो उल्टा अगर होगा कि क्यू का जो अमाउंट है वो पी का 5/6 टाइम्स है। ठीक है, समझ में आया? तो इस इंफॉर्मेशन से हमको ये मिल गया कि ये 7500 है। तो 5 साल में हमने देख लिया कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1 साल का निकल गया। फिर हमने देख लिया 7 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर यहाँ का प्रिंसिपल निकल गया। यानी टोटल उस इंसान के पास 4800 प्लस 1200 यानी 6000 रुपए थे। ठीक है, हो गया। चलो अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल मनी डिड आलोक इन्वेस्ट इन स्कीम पी। तो स्कीम पी में उसने कितना इन्वेस्ट किया, स्कीम पी में उसने 4800 इन्वेस्ट किया, कितने में, आउट ऑफ 6000 इंटू 100। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप 12 से काटोगे तो 4 आएगा, 12 से काटोगे तो 5 आएगा। 4/5 हमारा होता है कितना, 80%। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर निकाल लो, देख लो 1 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 900 का इंटरेस्ट आ रहा है, आउट ऑफ 1200।
इंटू 100, अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 होता है भाई 75%। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 इज 80%, क्वांटिटी 2 इज 75%, यानी क्लियर है, आंसर हमारा होगा क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं किया था मैंने, बस सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन था। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आगे देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन से बहुत मजेदार है। ऐसा एक क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके, अ बोट ट्रेवल्स 4x किलोमीटर, यहाँ पे, यहाँ से करते हैं। ओके, चलो पढ़ते हैं यहाँ से। अ बोट ट्रेवल्स 4x किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसा देखोगे कि कॉमन कॉमन इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, और मतलब बैठा बैठा के चेक करना है। ठीक है, अरे यार ये थोड़ा सा माइनर हो गया। एंड देन रिटर्न टू द ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, अ बोट ट्रेवल्स 4x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो जैसे ये मान लो कि ये डाउनस्ट्रीम में गया, ये मान लो कि ये अपस्ट्रीम से वापस आया, एंड देन रिटर्न्स टू अ स्टार्टिंग पॉइंट। द बोट टुक 5 आवर्स फॉर द लास्ट x किलोमीटर ऑफ द जर्नी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मैं इसका 3-4 टुकड़ा कर दूं, 1 2 3, हाँ चलो, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट। ठीक है, तो x x x x 4x, और वापस आते टाइम x x x x 4x। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो लास्ट x पार्ट ऑफ द जर्नी में, उसको 5 घंटे लगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा डाउनस्ट्रीम का जर्नी है, ठीक है, ये जो पूरा डाउन अपस्ट्रीम का जर्नी है, ये 20 घंटे लगता है, ये 20 घंटे लगता है। क्लियर है इतना? चलो इतना तो क्लियर है हमको। ओके, नेक्स्ट क्या है, एंड डैश आवर्स फॉर द फर्स्ट 5x किलोमीटर। ठीक है, पहला 5x किलोमीटर में कितना टाइम लगता है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो अपस्ट्रीम में तो 20 लगता है, ये हमको पता ही है। ठीक है, अपस्ट्रीम में 20 लगता है। अच्छा, द बोट स्पेंट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, डैश परसेंट ऑफ द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इन द लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी। ठीक है, इन द लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी। अच्छा, ठीक है, यहां पे एक चीज देखो कि अपस्ट्रीम हमारा जितना है, इतना तो निकल गया कि अपस्ट्रीम 20 आवर्स में हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो तीनों को बिठा बिठा के हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब डाउनस्ट्रीम का देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे बोला है कि द बोट टुक 5 आवर्स फॉर द लास्ट x किलोमीटर जर्नी एंड डैश आवर्स फॉर द फर्स्ट 5x। अब फर्स्ट 5x मतलब क्या है, x x x x, और ये भी x इंक्लूडेड है। अब यहां का एक x में तो 5 घंटा लगता है ना, तो अगर मुझे डाउनस्ट्रीम का वैल्यू लिखना है, अगर मुझे डाउनस्ट्रीम का वैल्यू लिखना है, तो मुझे ऑप्शन से 5 घटा के लिखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन अगर मैं लिखता हूं कि 10 घंटा, ठीक है, जैसे ये है मेरा पहला पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं, ये मेरा पहला पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं पहला पॉसिबिलिटी यूज करता हूं, तो यहां पे मैं 10 घंटा लिखूंगा, और ये 10 घंटा ये टोटल पूरे 5x के लिए है। बट यहां से अगर मैं 5 घंटा ये लास्ट वाले x का, इस x का अगर मैं 5 घंटा हटा दूं, तो ये पूरा डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में हो जाता है। तो मुझे वो करके लिखना है, सो दैट एक कंपैरिजन आ जाए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के स्पीड में। राइट, तो ये हो जाएगा 5 आवर्स। सेकेंड पॉसिबिलिटी में ये हो जाएगा 16 आवर्स। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी में ये हो जाएगा 12 आवर्स। ठीक है, अच्छा,
अभी आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का अगर एक रेशियो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, द बोट स्पेंट दिस मच परसेंट ऑफ टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इन द लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी। तो जैसे हमने ये देखा कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल यहाँ पे 25 घंटा लग रहा है, डाउनस्ट्रीम में पूरा 5 घंटा, अपस्ट्रीम में पूरा 20 घंटा, ठीक है। और लास्ट हाफ ऑफ द जर्नी कौन सा है, ये लास्ट का 4x है, क्योंकि देखो यहां पे होगा फर्स्ट 4x और यहां पे होगा आपका लास्ट 4x, ठीक है। फर्स्ट 4x लास्ट 4x, ठीक है। तो यहां पे आप परसेंटेज निकाल लो कि कितना टाइम, कितना परसेंट ऑफ द टोटल टाइम, टोटल टाइम तो कितना है 25 है, 25 में से 20 घंटा दिया जा रहा है, यानी 4/5, 4/5 कितना परसेंट होता है 80%। तो चलो ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पे टोटल कितना है 36 है और 20 घंटा दिया जा रहा है, तो टोटल कितना 4 से कैंसिल करने पे 5/9, 5/9 होता है 55.55%। ये मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 32 घंटा है, इसमें से 20 घंटा दिया जा रहा है, 4 से काटने पे आएगा 5/8, 5/8 कितना होता है 62.5%, ठीक है, 62.5%। तो ये पहला पॉसिबिलिटी और तीसरा पॉसिबिलिटी काम कर रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका मार्क कर देते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं। सो हेलो एवरीवन, लेट्स रिज्यूम अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ठीक है, हमने देख लिया, बहुत ही बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ऊपर है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। मतलब कॉमन तो क्या है, जस्ट वही क्या क्या हमको मिलने वाला है। ए वर्क्स ऑन ए टास्क फॉर डैश डेज, ये तो स्टार्टिंग से फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, विद 75% ऑफ हिज एफिशिएंसी, द रिमेनिंग। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक चीज सोच सकते हो, एक चीज सोच सकते हो क्या, कि जैसे कि ए अगर किसी काम, ए वर्क्स ऑन ए टास्क फॉर दिस मच डेज विद 75% ऑफ इट्स एफिशिएंसी, यानी ए ने अगर अपना एफिशिएंसी रिड्यूस कर दिया, यानी 3/4 कर दिया, यानी जितना टाइम ए को लगता है यूजुअली, जितना टाइम ए को लगता है उसका 4/3 टाइम्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ए अपने 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होता तो उसको टी टाइम लगता, टी डेज लगता, बट अभी वो 75% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, यानी 3/4 ऑफ द एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो उसको 4/3 ऑफ द टाइम लगेगा, ठीक है, 4/3 ऑफ द टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये जो 4/3 ऑफ द टाइम है, यही इसी का वैल्यू है 12, 32 या फिर 4, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हो। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। The remaining task is completed by A and B in 8 days, ठीक है, with their 100% efficiency. B is twice as efficient as A and both of them together can complete the whole task in this much days with their 100% efficiency. अब देखो सिंपल सी बात है कि A और B है और इन दोनों का अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो ये 1:2 हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला जो चीज है, ये जैसे ऑप्शन 1 का अगर मैं बात करूं तो t का 4/3 टाइम्स करने पे 12 आ सकता है, या फिर t का 4/3 टाइम्स करने पे 32 भी आ सकता है, या फिर t का 4/3 टाइम्स करने पे 4 भी आ सकता है, राइट। तो ये t हो जाएगा 9, यहां पे t हो जाएगा 24, यहां पे t हो जाएगा 3, यानी ए को नॉर्मली या तो 9 डेज लगता है, ठीक है। ये 9 को मैं थोड़ा सा ढंग से, यार अरे यार, कोई नहीं, चलो फिर से लिख देंगे।
कैंसिल कर, मैंने इसको पूरा इरेज कर दिया ना। ये कितना लिखा था हमने 1:2, और क्या था कि पहला ऑप्शन से t इंटू 4/3 ये आ रहा था 12, और t इंटू 4/3 ये आ रहा था 32, और फाइनली ये आ रहा था t इंटू 4/3 कितना आ रहा था 4। तो t का वैल्यू क्या क्या आ रहा है एक बार लिखते हैं। t का वैल्यू यहां से 9 आ रहा है, ठीक है। t का वैल्यू यहाँ पे 24 आ रहा है, और t का वैल्यू यहां से 3 आ रहा है, ठीक है। अब ये गलती नहीं करूंगा क्योंकि फिर से मैंने इतनी घटिया तरीके से ये 9 लिखा हुआ है। ओके, तो अब देखो, यानी ए पूरे काम को 9 दिन में करता है, ए पूरे काम को 24 दिन में करता है, या फिर ए पूरे काम को 3 दिन में करता है। ये तो हो जाएगा। चलो, अब क्या बोला था यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बोला था कि अगर ए और बी मिलके इस काम को करे तो कितने दिन में खत्म हो सकता है। देखो, पहले ही हमको इस चीज का एक हिंट मिल चुका था कि ए तो अकेले अपने 75% एफिशिएंसी से कुछ काम कर रहा है, और बाकी का काम तो ए और बी वैसे भी 8 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी का 8 दिन का काम तो है ही हमारे पास, ए प्लस बी का मिला के 8 दिन का तो काम है ही हमारे पास। अब ए का जो अकेले का काम था, जैसे ए का अकेले का जो 9 दिन का काम था, वो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, वो ये लोग 11 दिन में कर रहे हैं। ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं, बट ए का जो अकेले का 24 दिन का काम था, वो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, वो ए और बी मिलके 8 दिन में, यानी टोटल 16 दिन में हो रहा है। ए और बी का 8 दिन का काम तो है ही, और ए का अकेले का जो 3 दिन का काम था, वो ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में, यानी 9 दिन में, ठीक है। तो आप देखो क्या हो रहा है, 12 के साथ 11 फिट बैठ रहा है, 32 के साथ 16 फिट बैठ रहा है, और 4 के साथ 9 फिट बैठ रहा है, यानी ये तीनों के तीनों ही इसके आंसर्स हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों ही इसके आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग नहीं करके हम लोग मेन वाले में मार्किंग करते हैं। चलो, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर्स होगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो मैंने लिखा है और ये वाला जो मैंने लिखा है, यही है मेन चीज समझने का। मुझे टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मैं टोटल वर्क निकालूंगा कैसे, 9 इंटू 1, 9 टोटल वर्क निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि कहाँ गया, बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द होल टास्क इन दिस मच डेज, ठीक है। तो फिर जैसे ए को 9 दिन लगता है अकेले, तो 9 इंटू 1 9, 9/3 कितना आएगा, 3 तो आएगा ही, ठीक है। फिर 24 इंटू 1 24, वो डिवाइडेड बाई 3 आएगा, तो वो देखना पड़ेगा हमको। ओके, उसके बाद ये टोटल ए को 3 टाइम लगता ही है, 3 गुना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो कि ऐसा नहीं करके हमको, क्योंकि ऐसा बोला ही गया था कि ये काम किस तरीके से हो रहा था, ये काम किस तरीके से हो रहा था कि 75% काम, 75% काम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, कुछ एक गलती तो नहीं कर दी ना मैंने, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए एंड बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द होल टास्क इन दिस मच डेज। हाँ, ए अगर अपने नॉर्मल एफिशिएंसी से करता तो उसको नहीं, अभी नहीं, ओके। तो ए अगर अपने नॉर्मल, नहीं सही है ना इसमें, एक मिनट रुको, मैंने इंफॉर्मेशन कुछ स्वैप कर दिया क्या, नहीं सही है, सही है, चलो चलो चलो। यहाँ पे यही बोल रहा था, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक्चुअली रिपीट करने के चक्कर में मैं मिसमैच कर गया था। ए वर्क्स ऑन अ टास्क फॉर डैश नंबर ऑफ डेज with 75% of its efficiency. The remaining task is completed by
A and B in 8 days। तो अभी आप एक चीज समझो कि A 9 दिन में पूरा काम तो नहीं करता है, तो A ने 12 दिन तक काम किया बट अपने 75% एफिशिएंसी के साथ काम किया। ये समझ में आ गया आपको? जैसे अगर मैं पहला पॉसिबिलिटी लूं, A ने 12 दिन तक काम किया और अपने 75% एफिशिएंसी के साथ काम किया। अब यही काम अगर A अपने फुल एफिशिएंसी के साथ करता तो 12 दिन तो लगता नहीं ना उसको, कितना टाइम लगता? उसको 9 दिन लगता। अब ये A का जो 9 दिन वाला काम है, A का ये 9 दिन वाला काम A और B मिलके कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है, वही नेक्स्ट ऑप्शन में A का 24 दिन का जो काम है वो A और B मिलके कितने दिन में कर लेंगे, और A का जो लास्ट ऑप्शन में A का 3 दिन का काम A और B मिलके कितने दिन में कर लेंगे। बिकॉज बाकी का काम तो A और B वैसे भी मिलके कर रहे हैं 8 दिन में, बाकी का काम तो A और B वैसे भी मिलके कर रहे हैं ना 8 दिन में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन आप अगर ऐसे टैकल करोगे कि पहले सिचुएशन का आधा इंफॉर्मेशन उसको इंटैक्ट रखो, उसको डिस्टर्ब करो ही मत, क्योंकि वो बना बनाया है। अब पहले सिचुएशन में जो अलग पार्ट है जिसमें ए अकेला काम कर रहा है, उसको बस आप ए प्लस बी के साथ रिप्लेस कर दो, उसको आप बस ए प्लस बी के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं। चल गया यार। One side of a rectangle exceeds its other side by this much centimeter and its perimeter is 5 times the smaller side। अब ये लिखने वाला इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, तो मैंने ब्रेड्थ को ही ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो ट्वाइस एल प्लस ट्वाइस बी इक्वल टू 5b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, l बाई बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यानी इन दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं रेशियो में फिलहाल के लिए देखूं तो। अच्छा, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 6, ठीक है, द एरिया विल इंक्रीज बाय, अच्छा नॉर्मल एरिया आप देख लो, नॉर्मल एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ए डैश क्या होगा, लेंथ 6 यूनिट बढ़ गया इनटू बी, तो ये होगा एल इंटू बी, तो होगा ही जो पहले हो रहा था, प्लस यहां पे 6 भी होगा, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इतने से इंक्रीज हो जाएगा ये चीज। ठीक है, चलो तो देखते हैं। यहां पहले बोला है वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड द अदर साइड बाय समथिंग, तो पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, पहला ऑप्शन 4.5, तो इन दोनों में तो डिफरेंस 1 है, तो अगर मैं 1 यूनिट बराबर 4.5 लेता हूं तो ब्रेड्थ कितना निकलेगा, ब्रेड्थ है 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 9 निकलेगी। अगर ये 9 निकलता है तो 6 इंटू 9 ये कितना आएगा 54, जो कि मैच कर रहा है। चलो पहला वाला मैच किया। दूसरा में क्या है, वही 1 यूनिट बराबर कितना है 8, तो ब्रेड्थ होगा 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर कितना होगा 16, अब 6 इंटू 16 कितना होगा 96, जो कि मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आ गया थर्ड, 1 यूनिट बराबर 2 आ रहा है, ब्रेड्थ आ गया 2 यूनिट बराबर 4 आएगा, और 6 इंटू 4 कितना आएगा यहाँ पे 24, जो कि अगेन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिख गया कि तीन पॉसिबिलिटीज में से पहला पॉसिबिलिटी ही मैच किया, जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट बैठता है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 या 1 ओनली। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आप सभी को। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, इसके बाद एक और है, ठीक है, ये लास्ट नहीं है। ओके, ये भी बहुत ही सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। अ डैश लीटर मिक्सचर, अच्छा यही से पढ़ते हैं तो फिर आई कैन कनेक्ट विथ यू गाइस। अ डैश लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड जूस, तो मिल्क एंड जूस है, कंटेन्स x ml ऑफ मिल्क, सॉरी जूस एंड x प्लस 30 ml ऑफ वाटर। ठीक है, if this much dash percent of the mixture is replaced with juice, the resultant will have 50% water, यानी इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो पहले ऑप्शन से ही शुरू करते हैं इसमें, और क्या ही करेंगे हम लोग। तो पहला ऑप्शन में अगर मैं लूं तो 80 ml मिक्सचर है पूरा,
80 ml का मिक्सचर है, तो इसमें अगर मैं सेपरेट करूं कि जूस कितना है और वाटर कितना है, तो अब देखो दोनों दोनों को मिला के कितना हो रहा है 80 और दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो इट हैज टू बी 25 एंड 55 तभी होगा ये। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला में क्या है 105 है। ठीक है, मैं पूरा अभी ये वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि वैसे भी फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आपको सारा पॉसिबिलिटीज चेक करना है क्योंकि मल्टीपल आंसर्स निकलता है, इतना तो आपको फील आ चुका होगा। अगर मैं इसको देखूं जूस और वाटर में तो 105 और इधर 30 का गैप भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारा 67.5 और 37.5, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं ऐड माइनस कर दूं 32.5 आएगा ना। ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया हमने, 105 और 30 कितना हो गया 135 बाई 2 कितना हो जाएगा 135 बाई 2 67.5। फिर इधर कितना हो जाएगा ये 37.5 हो जाएगा इधर। चलो, और ये हो गया आखिरी वाला, सॉरी ये थर्ड हुआ ना। कितना ml मिक्सचर है ये 150 ml का मिक्सचर है। अब ये कैसे कैसे निकलेगा, ओके 150 30 180 ये हो गया, ये हो जाएगा 90, 90 से 30 कम ये हो जाएगा 60। राइट, अच्छा इतना हो गया। अब क्या बोला है कितना परसेंट में मिक्सचर निकाल लूं एंड उसको जूस से भी रिप्लेस करूं सो दैट मिक्सचर विल हैव 50% वाटर। अब एक बात समझो, जब मैंने मिक्सचर निकाला तो जूस भी रिड्यूस हो गया वाटर भी रिड्यूस हो गया, बट फिर मैंने जूस रिप्लेस किया तो जूस थोड़ा सा बढ़ा। अब कितना बढ़ा वो नहीं बता सकते, बट जूस में क्या हो रहा है कि जूस रिड्यूस भी हो रहा है इंक्रीज भी हो रहा है। तो जूस को बेस मान के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे ऐसा एक एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ एक चेंज जिसमें हो रहा है, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। जूस क्योंकि मिक्सचर मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जूस और वाटर दोनों डिक्रीज हो गया। फिर मैंने जूस डाला तो जूस थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया, तो जूस में दो ऑपरेशन हो रहा है, तो जूस को बेस मान के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। वाटर में एक ही ऑपरेशन हो रहा है, वाटर सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। और वाटर कितना हो गया अल्टीमेटली, अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो वाटर 50% हो गया, यानी 40 40। ठीक है, यहाँ पे भी 40 40, यहाँ पे भी 40 और 40। अब देख लो कि जितना परसेंट मैंने रिप्लेस किया मिक्सचर, वाटर भी उतना परसेंट ही रिप्लेस हुआ होगा बिकॉज वाटर में तो एक ही ऑपरेशन चल रहा है। तो आप देख लो यहां पे आप देखोगे कि 15 घटा है आउट ऑफ 55, तो ये तो आपको 1/3 नहीं देने वाला बिकॉज 33.33% इज 1/3 होता है ये। ठीक है, मैं सारा का फ्रैक्शन लिख देता हूं सो दैट इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो है इसका फ्रैक्शन है 1/3, इसका फ्रैक्शन है 1/5, इसका फ्रैक्शन है 1/6। राइट, अच्छा तो ये तो नहीं होने वाला भाई। अब देख लो यहां पे कितना डिक्रीज आ रहा है, यहां पे आ रहा है 27.5 का डिक्रीज आउट ऑफ 67.5। आई डोंट थिंक ये 1/5 टाइम्स होगा, 1/5 तो नहीं होने वाला क्योंकि 27 का 5 टाइम्स थोड़ी ना होगा ये तो नहीं होने वाला। ओके माइनस लगाओ पहले, चलो माइनस तो लगेगा ही। यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है देख लो, यहाँ पे हो रहा है -50 का डिक्रीज हो रहा है ना, आउट ऑफ -9 आउट ऑफ 90, तो 5/9।
अरे यार मैच नहीं कर रहे हैं ना किसी में भी। अरे करेगा कैसे मैच, इतना बड़ा ब्लंडर करके जो बैठा हुआ हूँ, इतना बड़ा ब्लंडर। 40-40 मुझे डिवाइड करना है, तो जितना होगा उसमें से ना 40-40 डिवाइड करना है। इसमें तो 105 था, तो 105 था, तो ये 52.5 होगा, ये भी 52.5 होगा। 150 था, यहाँ पे 70 होगा, 75 होगा, यहाँ पे भी 75 होगा। अब देख लो कितना है, अब तो 15 का गैप है आउट ऑफ 67.5। ये तो 5 टाइम्स तो नहीं होने वाला, ये तो गया ऑप्शन। एक बचा हुआ है हाथ में ऑप्शन, ये कौन सा है, ये -15 हो रहा है आउट ऑफ 90, जो कि होता है 1/6। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 मैच कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ठीक है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलो सॉरी फॉर द ब्लंडर एवरीवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द फीमेल्स इन अ विलेज इज दिस मच। ठीक है, तो अगर मैं मेल्स और फीमेल्स का रेशियो लिखूं तो ये समथिंग इज टू 5 है। ठीक है, अच्छा, दिस मच ऑफ द मेल्स आर लिटरेट एंड दिस। अच्छा, तो मेल्स में यहाँ पे लिटरेट वाले भी हैं और इलिटरेट वाले भी हैं, और 66.61 यानी 2/3, तो 2:3 का रेशियो है। ओके, और फीमेल्स में और क्या पता नहीं है। ठीक है, एंड -% ऑफ द टोटल विलेज पॉपुलेशन इज इलिटरेट, द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल इज लेस देन द नंबर लिटरेट मेल। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटी नंबर 1 से शुरू करते हैं। 6, अगर ये रेशियो पहले से मैं मान लूं कि ये 6:5 है, अब ब्रेक करना है मुझे। मेल कितना है हमारे पास, मेल 6 है, अब ब्रेक करो भाई। मेल 6 है और आपको 2:3 के रेशियो में ब्रेक करना है। 2:3 का नहीं, सॉरी 2:1 का रेशियो होगा ना, 2:1 का रेशियो होगा ये, क्योंकि 2/3 है ना, 2/3 है ऑफ द टोटल मेल। 66.67 मतलब 2/3 ऑफ द टोटल, तो लिटरेट तो 2 होगा ऑफ द टोटल, जो कि 3 पार्ट है, तो इलिटरेट 1 होगा। अब अगर 6 है तो ये 4 होगा और ये होगा 2। ठीक है, चलो अब अगर मैं फीमेल्स का बात करूं, अब अगर मैं फीमेल्स का बात करूं, तो फीमेल्स में तो मैं इसको 5 मान चुका हूं, तो इसको लिटरेट और इलिटरेट अगर मैं लिखूं, तो एक वैल्यू तो हमारा ये है जिसको लेके हम लोग सोच रहे हैं। दूसरा वैल्यू क्या है कि -% ऑफ द टोटल विलेज पॉपुलेशन इज इलिटरेट, यानी 1/3 ऑफ द टोटल विलेज पॉपुलेशन इज इलिटरेट, तो टोटल विलेज पॉपुलेशन 11/3 है, 11/3 इलिटरेट है, और 11/3 में से 2 तो हो गया मेल इलिटरेट, तो फीमेल इलिटरेट आराम से निकल जाएगा। फीमेल इलिटरेट क्या होगा, 11/3 -2, तो ये हो जाएगा अपना 5/3, और ये हो जाएगा अपना 10/3। अब ये आंसर होगा क्या, कैसे पता चलेगा, लास्ट लाइन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल का जो लिटरेट है, फीमेल का लिटरेट 3.33 है, वो कम है मेल के लिटरेट से। चलो सही है, तो ये 1 से काम बन रहा है हमारा। अब 2 से देखते हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये कितना लेना है, ये हमको 4 लेना है, 4:5 है, तो मेल मेरे पास कितना हो गया, 4, और लिटरेट और इलिटरेट में अभी डिवाइड करना है। अब देखो ये टोटल 3 यूनिट है। ठीक है, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 4 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 4/3 होगा, तो 4/3 है, तो ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, फीमेल तो देखो, फीमेल तो 5 है, लिटरेट इलिटरेट। अच्छा, अब यहाँ पे कितना है, 40%, 40% मैंने 2/5, सो ये टोटल है 9,
9 का 2/5 यानी 18/5, तो 18/5 में से 4/3 तो मेल इलिटरेट है, तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं एक बार। 54 हो जाएगा, 54 माइनस 20 34/15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 75, 75 से कैंसिल करेंगे तो 41/15। अच्छा 8/3 2.66 एंड 41/3 इज कितना आएगा, 2.7 के आसपास आएगा ये। तो ये वाला ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमने रेशियो में क्या माना है, 3:5 माना है। अगर 3:5 मानते हैं, मेल यानी 3 है, तो मेल में अगर मुझे लिटरेट और इलिटरेट डिवाइड करना है, तो देखते हैं कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3 यूनिट, 3 है मेल, 3 ही है, चलो ये तो 2:1 है, ये आ ही रहा है। अच्छा फीमेल कितना है, फीमेल 5 है, फीमेल 5 है, और फीमेल से लिटरेट और इलिटरेट अगर होगा तो कितना परसेंट, 60%, 3/5, 3/5 ऑफ 8 टोटल का, तो 8 का 3/5 यानी 24/5, तो 24/5 टोटल लिटरेट इलिटरेट में से एक तो मेल में चला गया, यानी ये हो जाएगा 19/5, और ये हो जाएगा 6/5। तो अब देखो फीमेल लिटरेट है 6/5 जो कि 1 पॉइंट समथिंग होता है, और मेल लिटरेट 2 जो कि ज्यादा है और होना चाहिए, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लास्ट कंडीशन से मिला मिला के आपको इसको चेक करना है, राइट, लास्ट कंडीशन से मिला मिला के चेक करना है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। किसी को अगर ये वाला ऑपरेशन समझ में नहीं आया, एक चीज देख लो आप कि ये जो है ना, ये 1/3 है, 1/3 ऑफ टोटल, तो हमने टोटल तो यहाँ पे 11 माना हुआ है ना, तो फीमेल का इलिटरेट क्या बोला था यहाँ पे कि फीमेल का इलिटरेट कितना होगा, टोटल इलिटरेट कितना है, पहले ये बोला टोटल इलिटरेट है 1/3 ऑफ द टोटल, तो 11/3 टोटल इलिटरेट है, उसमें से मेल का इलिटरेट माइनस कर दिया तो फीमेल का इलिटरेट आ गया, और फीमेल के टोटल से ये 5/3 माइनस कर दिया, यानी किसी को अगर लग रहा है कि ये 10 कैसे आया, ये बहुत सिंपल है, टोटल फीमेल में से ये 5/3 माइनस कर दिया तो ये तो 10/3 ही आएगा ना, और ये 2 जाके यहाँ पे माइनस हो, तो मैंने एक का सीक्वेंस बता दिया, बाकी का सीक्वेंस भी सेम ही है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज जो भी मैंने पढ़ाया बताया, टोटल 15 क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ज्यादा कुछ खास तामझाम इसमें नहीं था। सो आप लोग सॉल्व करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी विद पेशेंस। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में और भी और बेहतरीन क्वेश्चंस में लेकर के आने वाला हूं आप सभी के लिए, एंड उसमें कुछ डीआई के क्वेश्चंस भी मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।